गाइस, अडानी ग्रुप की 7 कंपनीज ने लास्ट 3 सालों में 819% की ग्रोथ दिखाई, विच इज़ फिनोमिनल। साथ ही इन 3 सालों में गौतम अडानी की वेल्थ 12 गुना बढ़ गई, $10 बिलियन से $122 बिलियन। और देखते देखते मिस्टर गौतम अडानी वर्ल्ड के दूसरे सबसे रईस आदमी बन गए। सब कुछ अच्छा ही अच्छा चल रहा था। अडानी ग्रुप को गवर्नमेंट से एक के बाद एक कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते जा रहे थे। इवन एयरपोर्ट्स में तो अडानी इंडिया के सबसे बड़े प्राइवेट एयरपोर्ट ऑपरेटर बन गए। बट फिर 24 जनवरी 2023 को हिडनबर्ग नाम की एक इन्वेस्टमेंट रिसर्च फर्म, जिसके ऑफिशियली सिर्फ 5 एम्प्लॉयज़ हैं, उन्होंने अडानी ग्रुप पर 106 पेजेस की एक रिपोर्ट पब्लिश की। इस रिपोर्ट के पब्लिश होते ही अडानी स्टॉक्स पर लोअर सर्किट लगने लगे और अडानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस 35% क्रैश हुआ एंड इवेंचुअली ऑल ओवर अडानी ग्रुप ने अपनी आधी से ज़्यादा वेल्थ खो दी। और अभी तक ओवरऑल पूरे अडानी ग्रुप का $100 बिलियन से ज़्यादा लॉस हो चुका है और वेल्दियस्ट लोगों की लिस्ट में गौतम अडानी सेकंड पोजीशन से स्लिप होकर 24th पोजीशन पर आ गए हैं। तो हे गाइस, दिस इज बॉय के और आज की इस वीडियो में हम इस क्रैश को एकदम आसान भाषा में समझेंगे एंड आई एम श्योर कि आपको इस वीडियो में ऐसे फैक्ट जानने को मिलेंगे जो एक आम आदमी को पता ही नहीं है। तो ये वीडियो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले पार्ट में हम ये समझेंगे कि हिडनबर्ग रिसर्च फर्म है क्या और ये इनका खुद का पास्ट रिकॉर्ड कैसा है और आखिर क्यों मार्केट इनकी रिपोर्ट को इतना तवज्जो दे रहा है। और दूसरे पार्ट में हम समझेंगे कि इन्होंने अडानी ग्रुप पर कौन कौन से एलिगेशंस लगाए हैं और इन्हें जस्टिफाई किया भी जा सकता है या ये सब बेसलेस एलिगेशंस हैं। तो ये जो अडानी ग्रुप क्रैश हो रहा है और आगे प्रेडिक्शंस भी यही लगाए जा रही हैं कि अडानी ग्रुप अभी और क्रैश होगा, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अडानी ग्रुप की कंपनीज बैंकरप्ट होने वाली हैं। और चौथा पॉइंट, इस क्रैश से एक नॉर्मल इंडियन जो अडानी में इन्वेस्टर भी नहीं है उसकी लाइफ पर क्या फ़र्क पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, हिंडनबर्ग की शुरुआत साल 2017 में एक इजरायली सिटीजन नेथन एंडरसन ने की थी। ये एक चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट और चार्टर्ड अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट हैं। इसके साथ ही इन्होंने रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल बिजनेस में अपनी डिग्री पूरी की है। मिस्टर नेथन के हिसाब से हिंडनबर्ग एक फॉरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च फर्म है जो कि ऑफिशियली एक एक्टिविस्ट फर्म है जो किसी कंपनी में चल रही इलीगल एक्टिविटीज़ या फाइनेंशियल फ्रॉड्स का पर्दाफाश करते हैं। और मिस्टर नेथन के मेंटोर है मिस्टर हैरी मार्कोपोलो, जिन्होंने वर्ल्ड इनफेमस पॉन्जी स्कीम का पर्दाफाश किया था। बट ये सब तो ठीक है, मगर हिंडनबर्ग पैसा कैसे कमाती है? तो ये शॉर्ट सेलिंग से पैसा कमाते हैं। देखिए, यूजुअली इन्वेस्टर्स ये करते हैं कि वो किसी शेयर को खरीद लेते हैं और जब उस शेयर का प्राइस बढ़ जाता है तब उसको बेचकर प्रॉफिट कमाते हैं। बट शॉर्ट सेलिंग में इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है। सपोज किसी पर्सन ए ने पर्सन बी से किसी कंपनी का एक शेयर उधार पर लिया जिसकी कीमत 100 रुपये है। ध्यान रहे, 100 रुपये उधार नहीं लिए बल्कि एक शेयर उधार लिया जिसकी कीमत 100 रुपये है। और पर्सन ए ने उस शेयर को 100 रुपये में किसी और को बेच दिया और ए इस बात में श्योर है कि कुछ टाइम बाद शेयर की वैल्यू 100 रुपये से घटकर 80 रुपये हो जाएगी। और फाइनली जब आगे ऐसा हुआ और उस शेयर की वैल्यू 100 रुपये से घटकर 80 रुपये हो गई, तब पर्सन ए ने उस शेयर को मार्केट से दोबारा खरीदकर पर्सन बी को वापस लौटा दिया। अब इस केस में पर्सन ए का प्रॉफिट हुआ 20 रुपये। तो इसी को बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग। और इस तरह की नेगेटिव रिपोर्ट्स को पब्लिश करने से पहले ये हिंडनबर्ग कंपनी अपनी रिपोर्ट्स को अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर करके हैवी कमीशन लेते हैं। और अडानी ग्रुप से पहले हिंडनबर्ग ने 45 कंपनीज पर अपनी रिपोर्ट पब्लिश की, जिसमें से 34 कंपनीज में लोअर सर्किट लगे और 20 कंपनीज तो 50% तक क्रैश कर गई, जिसमें एरोस इंटरनेशनल भी शामिल है, जो कि एरोस इंडिया की एक सब्सिडरी कंपनी है और नैस्डैक में लिस्टेड है, जिसके शेयर्स 99% तक डाउन चले गए थे। और मोस्ट फेमस निकोला कॉर्पोरेशन। एक्चुअली निकोला के केस में हुआ ये कि निकोला ने ये क्लेम किया कि उन्होंने एडवांस्ड हैवी ड्यूटी इलेक्ट्रिक ट्रक्स बना लिए हैं, जिस वजह से उनके शेयर्स काफ़ी तेज़ी से ऊपर जाने लगे। बट जब हिंडनबर्ग ने रिसर्च की तब पता ये चला कि उनकी फैक्ट्री में ऐसा कोई ट्रक है ही नहीं और ना ही वो ऐसे ट्रक बनाने पर काम कर रहे हैं। और हिंडनबर्ग ने जैसे ही ये न्यूज़ पब्लिक की वैसे ही निकोला की वैल्यूएशन 3.4 बिलियन से गिरकर 1.3 मिलियन पर आ गई और कंपनी के फाउंडर को जेल भी जाना पड़ा। और इस अडानी के केस में हिंडनबर्ग ने ये बताया कि उन्होंने अडानी ग्रुप पर 2 साल से ज़्यादा रिसर्च की और 5-6 कंट्रीज में विजिट की और अडानी के फॉर्मर सीनियर एग्जीक्यूटिव से भी बात की। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हिंडनबर्ग कोई एरी गैरी फर्म तो नहीं है। और इनका पास रिकॉर्ड देखते हुए पर्सनली मुझे तो यही लगता है कि मार्केट अगर इनकी रिपोर्ट को थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंस दे रहा है तो वो इंपॉर्टेंस ये डिजर्व करते हैं। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप पर कौन कौन से एलिगेशंस लगाए। तो सबसे पहला एलिगेशन तो है स्टॉक मैनिपुलेशन का। मार्च 2020 में अडानी एंटरप्राइजेस की एक शेयर की वैल्यू 130 रुपये थी और उसके 2 साल बाद उनके एक शेयर की वैल्यू 130 रुपये से बढ़कर 4019 रुपये हो गई। मतलब 2 साल में 3800% का रिटर्न। ये तो बिल्कुल एबनॉर्मल सी बात है। मतलब जब कोविड पीक पे था प्लस दुनिया भर में रिसेशन जैसा माहौल था, उस टाइम कंपनी ने ऐसा क्या कर दिया कि उनकी कंपनी के शेयर्स 3800% से बढ़ गए। तो इसके सिर्फ 2 रीज़न हो सकते हैं। या तो कंपनी ने सच में कोई ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी बिजनेस किया हो जो कि कंपनी की बैलेंस शीट पर तो नहीं दिखता बल्कि इनका डेट ही बढ़ रहा है। और दूसरा रीज़न हो सकता है हाई डिमांड ऑफ शेयर्स, मतलब लोगों को अडानी शेयर्स में फ्यूचर पोटेंशियल नज़र आ रहा हो। मगर हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप पर यह एलिगेशन लगाया कि उन्होंने ये डिमांड आर्टिफिशियली बढ़वाई है। एक्चुअली हिंडनबर्ग ने क्लेम ये किया है कि मिस्टर गौतम अडानी के फैमिली मेंबर्स ने वर्ल्ड की कई टैक्स फ्री कंट्रीज जैसे कैरिबियन आइलैंड, मॉरिशस, यूएई में शेल कंपनीज खोली हुई हैं, जिनका काम है हाई प्राइस पर अडानी ग्रुप की कंपनीज के शेयर्स को खरीदकर उस शेयर प्राइस को पंप करना।
शेल कंपनीज मतलब वो कंपनीज जो शेल की तरह खोखली होती हैं, उनका कोई बिजनेस मॉडल नहीं होता, वो बस पेपर पर होती हैं। हिंडनबर्ग के हिसाब से ऐसी 38 शेल कंपनीज हैं जो अडानी शेयर्स को पंप कर रही हैं। इवन फोर्ब्स के हिसाब से अडानी ग्रुप में पिछले कुछ सालों में आर्टिफिशियली $2.5 बिलियन पंप किए गए हैं। और इन शेल कंपनीज को मैनेज करने में सबसे ऊपर गौतम अडानी के बड़े भाई मिस्टर विनोद अडानी का नाम आ रहा है। मिस्टर विनोद अडानी लास्ट ईयर रिचेस्ट एनआरआई भी रह चुके हैं। इस रिपोर्ट में शेल कंपनीज के नाम भी दिए गए, जैसे एपीएमएस इन्वेस्टमेंट फंड, जिसके पास $2.3 बिलियन के एसेट हैं और उसने अपना 99.4% इन्वेस्टमेंट सिर्फ अडानी ग्रुप में किया है। दोस्तों, जहां एक बिगिनर इन्वेस्टर भी कम से कम अपनी इन्वेस्टमेंट्स को 4-5 जगह तो डाइवर्सिफाई करता ही है, वहीं एपीएमएस ने अपना 99.4% पैसा एक ही कंपनी में कैसे डाल दिया। एंड ऐसी एक नहीं और भी कई इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं। एग्जांपल क्रेस्टा फंड, जिन्होंने अपना 89.5% पैसा अडानी में इन्वेस्ट किया है, और एलारा इन्वेस्टमेंट फंड, जिन्होंने अपना 98.8% फंड अप्रॉक्स $3 बिलियन अडानी में इन्वेस्ट किया है। और ओपल इन्वेस्टमेंट्स ने तो अपना 100% पैसा अडानी में इन्वेस्ट किया है। और हिंडनबर्ग ने जब इन कंपनीज पर रिसर्च की तब ग्राउंड लेवल पर इनकी कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं मिली। और अंडरस्टूड सी बात है कि $1 बिलियन कंपनी की कोई वेबसाइट तो जरूर होगी, मगर इन कंपनीज की ना कोई वेबसाइट है, ना एम्प्लॉय डिटेल्स, ना एड्रेस, ना इनका बिजनेस मॉडल, ना कॉन्टैक्ट डिटेल्स और ना ही फंड सोर्सेज। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये इन्वेस्टमेंट कंपनीज अपनी इन्वेस्टमेंट्स को लेकर प्राइस इनसेंसिटिव हैं। मतलब अडानी शेयर प्राइस ऊपर जाए या नीचे, ये अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बिल्कुल कांस्टेंट रखते हैं, ना खरीदते हैं ना बेचते हैं। और हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में एक और नाम इंट्रोड्यूस किया, वो नाम है केतन पारिक, जिसने इंडियन स्टॉक मार्केट में 10 स्टॉक्स को मैनिपुलेट किया, जिन्हें केतन स्टॉक्स भी कहा जाता है। उसमें से एक अडानी एक्सपोर्ट भी है। खैर, जो भी रीजन हो, लीगल या इलीगल, मगर 24 जनवरी से पहले अडानी ग्रुप ओवर वैल्यूड तो था। इसकी बात तो कई इन्वेस्टर्स लगातार पिछले कुछ टाइम से कर रहे हैं। क्रेडिट साइट ने अगस्त 2022 में अडानी ग्रुप को डीपली ओवरलेस बताया था, और ये बात तो अडानी ग्रुप के सातों कंपनीज के पीई को देखकर भी समझी जा सकती है। एग्जाम्पल अडानी ग्रीन, जिसकी इंडस्ट्री एवरेज पी 24 का है और अडानी ग्रीन का पी 815 है। वहीं अडानी गैस का पी 831 है, बट उसकी इंडस्ट्री का एवरेज पी 20 का है। उसी तरह अडानी एंटरप्राइजेस का पी 508 है, बट इंडस्ट्री एवरेज 12 है। गाइस, एक पर्टिकुलर कंपनी का पी उसके इंडस्ट्री एवरेज से डबल या ट्रिपल भी हो तो भी समझा जा सकता है, बट इस केस में पी 40 या 50 गुना ज़्यादा हो, जो कि बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। और हिंडनबर्ग के अकॉर्डिंग अडानी ग्रुप 85% ओवर वैल्यूड है, और इनका प्रेडिक्शन ये है कि अडानी ग्रुप अगले कुछ हफ्तों में 85% तक नीचे आ सकता है। और हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप पर सभी के रूल्स बाईपास करने के भी एलिगेशंस लगाए। सभी का एक रूल है कि किसी भी पब्लिक लिस्टेड कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग 75% से ज़्यादा नहीं हो सकती, और बाकी 25% होल्डिंग्स रिटेल इन्वेस्टर्स और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की होगी। मीन्स कंपनी के ओनर्स या फाउंडर्स 75% से ज़्यादा शेयर्स नहीं रख सकते। और ऐसा रूल इसलिए है ताकि पब्लिक लिस्टेड कंपनी के ओनर्स का कंट्रोल कंपनी के शेयर प्राइस पर ना हो, और अगर किसी कंपनी के प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग 75% से ज़्यादा बढ़ाते हैं तो तुरंत ही उस कंपनी को शेयर मार्केट से डीलिस्ट कर दिया जाएगा। और अडानी ग्रुप की 4 कंपनीज क्लोज टू 75% पर हैं। अडानी ट्रांसमिशन में प्रमोटर होल्डिंग 74.19% है, अडानी एंटरप्राइजेस में 72.63% है, अडानी पावर में 74.97% और अडानी गैस में 74.8%। अब यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, बट हिंडनबर्ग के हिसाब से ये तो ऑफिशियल डेटा है। इन चारों कंपनीज में ऑफशोर शेल कंपनीज के स्टेक्स भी हैं, जो कि गौतम अडानी के फैमिली मेंबर्स के नाम पर हैं। हिंडनबर्ग कंपनी का क्लेम यह है कि अडानी ट्रांसमिशन में एक्स्ट्रा 10.27%, अडानी एंटरप्राइजेस में 3.29%, अडानी पावर में 5.89% और अडानी टोटल गैस में 4.39% स्टेक्स ऑफशोर कंपनीज के थ्रू अडानी के ही पास हैं। और अगर हिंडनबर्ग की ये एलिगेशन सही है और ये बात कभी कोर्ट में साबित हो जाती है, तब अडानी की ये कंपनीज मार्केट से डीलिस्ट कर दी जाएंगी। अच्छा, इन 4 कंपनीज के अलावा एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी जिसकी प्रमोटर होल्डिंग 87% है, और वो है अडानी विल्मर। बट सभी ने विल्मर को 2025 तक का टाइम दिया है कि वो अपनी प्रमोटर होल्डिंग 87% से कम करके 75% पर ले आए। हालांकि हिंडनबर्ग की इन सब एलिगेशन से कहीं ना कहीं सभी भी इत्तेफाक रखती है, इसीलिए उसने अडानी ग्रुप से आज से कुछ साल पहले इन सारे पॉइंट्स पर क्लैरिफिकेशन मांगी थी, और इसकी इंक्वायरी अब भी चल रही है। और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में कुछ नया नहीं है, बस इस रिपोर्ट में सब कुछ प्रॉपर फॉर्मेट में प्रेजेंट कर दिया गया है, इसीलिए इस बार मार्केट सेंटिमेंट्स डिस्टर्ब हैं। अब इस पॉइंट को आप में से कई लोग ये कहकर काउंटर कर सकते हैं कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के 2 दिन बाद आया अडानी एफपीओ तो फुल्ली सब्सक्राइब हो गया, इसका मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स को अब भी अडानी ग्रुप पर भरोसा है। तो देखिए, रियलिटी ये है कि इस एफपीओ में 50% रिटेल इन्वेस्टर्स को सब्सक्राइब करना था और बाकी 50% में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को, बट स्टार्टिंग के 2 दिन तो किसी ने भी इस एफपीओ में इंटरेस्ट नहीं दिखाया। और जो ये 100% सब्सक्रिप्शन हुआ है, इसका 90% लास्ट के 2 दिनों में हुआ है, जिसमें से रिटेल इन्वेस्टर्स ने सिर्फ 5.4% सब्सक्राइब किया है और 94.6% इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने। तो इससे क्लियरली समझ आता है कि इस टाइम एक आम रिटेल इन्वेस्टर अडानी ग्रुप पे इंटरेस्टेड नहीं है। और हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप पर ऑडिटिंग फ्रॉड का भी एलिगेशन लगाया है। इनका कहना यह है कि अडानी एंटरप्राइजेज, जो कि 1.5 लाख करोड़ की कंपनी है, उसका ऑडिट अडानी ने 11 एम्प्लॉयज वाली एक साधारण सी कंपनी से कैसे करवा लिया। इसके अलावा हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप पर एक और एलिगेशन लगाया है
कि इस ग्रुप में फैमिली इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा है। गौतम अडानी के छोटे भाई मिस्टर राजेश अडानी, जिन पर आज से कुछ साल पहले डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने एक्शन भी लिया था और 1000 करोड़ के फ्रॉड में ये 2 बार अरेस्ट भी हो चुके हैं, अडानी ग्रुप में ये एक इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्ड करते हैं। और गौतम अडानी के ब्रदर इन लॉ मिस्टर समीर वोहरा, जो कि डायमंड रिंग केस में मेजर एक्यूज रहे हैं, वो भी डिसीजन मेकिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा विनोद अडानी अडानी ग्रुप के ओवरसीज बिजनेसेस में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मगर गाइस एक बार को मान लें कि ये एलिगेशन सही भी हैं और अडानी ग्रुप की टॉप लीडरशिप में ज़्यादातर लोग फैमिली से हैं, तो वैसा तो टाटा ग्रुप में भी है, रिलायंस, विप्रो, गोदरेज, इन सब में है, और इवन इंडिया में 90% बिजनेसेस फैमिली रन बिजनेसेस हैं। बट ये फैमिली इंटरवेंशन सही है या गलत, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये थे वो एलिगेशन जो हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप पर लगाए हैं। मगर अडानी ग्रुप भी शांत नहीं है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट पब्लिश होने के 5 दिन बाद अडानी ग्रुप ने 413 पेजेस का रिस्पॉन्स पब्लिश किया, जिसमें अडानी ग्रुप ने इन सब एलिगेशंस को बेसलेस ठहराया और कहा है कि ये रिपोर्ट अडानी ग्रुप की रेपुटेशन को खराब करने के लिए लाई गई है। अडानी ग्रुप के लीगल हेड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि ये इंसिडेंट जलियांवाला बाग की तरह इंडिया के लोगों पर और नेशनलिज्म पर अटैक है और वो हिंडनबर्ग को कोर्ट में चैलेंज करेंगे। हालांकि इस पर हिंडनबर्ग ने भी रिस्पॉन्ड किया कि वो हर चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। साथ ही हिंडनबर्ग ने यह भी कहा कि नेशनलिज्म की आड़ में अपना क्राइम छुपाना बंद करें। उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट कुछ ऐसा है कि फ्रॉड कैनॉट बी ऑफस्केटेड बाय नेशनलिज्म एंड इंडिया इज अ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी एंड एन एमर्जिंग सुपर पावर विद एन एक्साइटिंग फ्यूचर। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या अडानी ग्रुप बैंकरप्ट होने वाला है? तो जवाब है नहीं। भले ही अडानी ग्रुप ओवर वैल्यूड था और ये जो अडानी ग्रुप की वैल्यूएशन कम हो रही है, ये एक तरह का मार्केट करेक्शन है और मार्केट अडानी को सही वैल्यू देगा। भले ही अडानी ग्रुप अपनी आधी वेल्थ खो चुका है, बट अडानी का बिजनेस ग्राउंड लेवल पर है और बेस्ट पार्ट तो ये है कि इनके ज़्यादातर कंपनीज की मेजर क्लाइंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और गवर्नमेंट कभी नहीं चाहेगी कि उसकी कंट्री के बड़े बिजनेसेस सफ़र करें, क्योंकि इससे इकोनॉमी का नुकसान होता है। और अडानी एंटरप्राइजेस का कोल माइनिंग में 40% मार्केट शेयर है। अडानी ट्रांसमिशन पार्ट सप्लाई के लिए लाइंस बिछाती है और अडानी पोर्ट्स के पास इंडिया के मेजर पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स हैं और अडानी पार्ट जो पार्ट जनरेशन में मार्केट लीडर है और अडानी विल्मर जिसका फॉर्च्यून ऑयल हम सब कंज्यूम करते हैं। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अडानी ग्रुप खत्म तो नहीं होने वाला। अब वीडियो के एंड की तरफ बढ़ते हैं और ज़रा ये समझते हैं कि इस क्रैश से एक आम इंडियन को क्या फ़र्क पड़ेगा। तो जवाब है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मगर जिन रिटेल इन्वेस्टर्स या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अडानी ग्रुप में इन्वेस्ट किया था, उनका हैवी लॉस हुआ है। LIC का सिर्फ स्टार्टिंग के 2 दिनों में 18,000 करोड़ का लॉस हो गया। और वो बैंक्स भी रिस्क पर हैं जिन्होंने अडानी ग्रुप को लोन दिया हुआ है, स्पेशली SBI। बैंक्स का सबसे बड़ा रिस्क तो यही है कि उन्होंने जो अडानी स्टॉक्स एज अ कोलेटरल लिए हुए थे, उनकी वैल्यू तो आधी हो गई और शायद इसीलिए क्रेडिट स्विस नाम के एक इन्वेस्टमेंट बैंक ने अडानी स्टॉक्स को कोलेटरल लेने से भी इनकार कर दिया है। तो गाइज ये था अडानी क्रैश का पूरा सच। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, वीडियो अच्छी ना लगी हो तो डिसलाइक करें और आप आने वाले टाइम में जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हो वो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। थैंक यू।